हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें जो है पंथ निरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता शब्द को मैंने पिछले लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस किया था, उसके अर्थ को समझा था। इसमें जो अगला शब्द दिया गया है वह दिया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। जो किसी भी देश का शासन जो है दो तरीके से चलाया जा सकता है, एक लोकतंत्रात्मक तरीके से, दूसरा होता है राजतंत्रात्मक। यानी शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, यानी लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोकतंत्र का क्या मतलब होता है। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब शासन, यानी जनता का शासन। यानी लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी बोलते हैं, यानी जहाँ पे जनता द्वारा चुनी गई सरकार या जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही सरकार बनाई जाती है और उस जो है जनता पे जो है शासन किया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र में जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता जो है प्रत्येक 5 साल पे जो है एक सरकार चुनती है, यानी अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो प्रतिनिधि जनता पे शासन करते हैं। लोकतंत्र की जो है परिभाषा जो है देखते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा को समझने के लिए जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे, उनकी परिभाषा देखते हैं। उनकी परिभाषा जो उन्होंने जो परिभाषा दी है जो है लोकतंत्र की, वह है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यानी लोकतंत्र में जनता ही सर्वे होती है, जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और जो है जनता जो है द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के सेवक होते हैं, और वही जनता का शासन चलाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में जो है सरकारें चुनी हुई सरकारें होती हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं जो राजतंत्र होता है, वहाँ पे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो वो शासन नहीं चलाते। वहाँ पे राजा का शासन होता है। राजा जो होता है वो वंशानुगत होता है, और राजा जो है जनता के द्वारा चुना गया नहीं होता है। तो जो इंग्लैंड है वहाँ पे भी अभी भी राजतंत्र है, राजतंत्र और लोकतंत्र है। और भारत में जो है लोकतंत्र और गणतंत्र है। इस में दोनों का अर्थ जो है अभी समझते हैं हम। जो कि देखते हैं अगला जो शब्द हमारी प्रस्तावना में है वो गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, जो भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा यानी राष्ट्रपति होगा वह निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। यानी जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जो है निर्वाचित होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि ही करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यानी जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है चुना जाता है। अब देखते हैं ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र में क्या डिफरेंस है। जो ब्रिटेन में जो है वहाँ पे लोकतंत्र और प्लस राजतंत्र है। यानी लोकतंत्र में वहाँ पे जनता सरकार कि जनता के द्वारा जो कि सरकार चुनी जाती है, यानी प्रधानमंत्री जनता के द्वारा ही चुना जाता है। लेकिन वहाँ का जो इंग्लैंड का जो कि सम्राट है, यानी जो राजा है, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। वो जो है हेड कि वंशानुगत होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के परिवार के या घर के लोग ही राजा बनेंगे। लेकिन भारत में जो है गणतंत्र है, लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों। यहाँ पे जनता द्वारा जो चुनी गई वास्तविक सरकार होती है, यानी प्रधानमंत्री जो जनता पे शासन करता है, उसका भी इलेक्शन जो है जनता ही करती है। और जो कि यहाँ का जो राष्ट्रपति होता है, यानी राष्ट्राध्यक्ष, उसका भी निर्वाचन किया जाता है, वो वंशानुगत नहीं होता है। यानी कि भारत में राष्ट्रपति पद का इलेक्शन चुनाव कोई भी लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। कि किसी कि जैसे कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी जो है इलेक्शन कि लड़ के राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इस प्रकार प्रस्तावना में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना यानी संविधान की उद्देशिका में जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
इन शब्दों को समझते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय है बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना, यानी समान जो है सभी व्यक्तियों की परिस्थिति हो, किसी के साथ कोई प्रकार का भेदभाव किसी भी आधार पर न ना किया जाए। इसके बारे में जो है सामाजिक न्याय के बारे में संविधान में जो प्रावधान किया गया वो जो है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 में किया गया है, जो मूल अधिकारों के तहत रखा गया है, जिसमें जो है सामाजिक न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है और किसी भी प्रकार की मतलब कि छुआछूत यानी अस्पृश्यता को जो है समाप्त कर दिया गया है कि किसी भी आधार पे कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार जो उद्देशिका है वो सामाजिक न्याय की बात करता है, यानी समाज में समानता स्थापित हो इसकी बात करता है। दूसरा जो न्याय की बात करता है, दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी सभी लोगों में समान आय का वितरण हो, समान प्राकृतिक जो संसाधन है उनका वितरण हो, यानी आर्थिक न्याय मतलब प्राप्त करने या प्रदान करने का जो लक्ष्य है वो उद्देशिका में बताया गया है। आर्थिक न्याय का मतलब यहाँ पे है जो भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो समाज के सभी व्यक्तियों को, यानी समाज के जो भी मतलब कि व्यक्ति हैं सभी, यानी वो चाहे गरीब हो अमीर हो छोटे हो बड़े हो कैसे भी हैं, सबको समान मतलब कि तरीके से संसाधनों का वितरण किया जाए ताकि सभी का विकास जो है एक समान रूप से हो सके। इसलिए जो आर्थिक न्याय को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है, जो संविधान के भाग 4 में बताया गया है, जिसमें से जो है अनुच्छेद 38 को देखते हैं, जिसमें आर्थिक न्याय के की बात करता है। अनुच्छेद 38 में जो है राज्य को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करने के बारे में कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो है मतलब 38 जो है इसमें जो है वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत समाहित है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करता है कि जो संसाधन है वो सभी नागरिकों में समान रूप से उनका वितरण किया जाए और राज्य मतलब कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, यानी इनको समानता यानी आर्थिक समानता जो है उसको मतलब कि समाज में स्थापित करने का जो है प्रयास करेगा। इस प्रकार देखते हैं जो भारतीय उद्देशिका में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस ये प्रश्न भी पूछा गया है जो है यूपीजे और भी कई जुडिशरी एग्ज़ामों में पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। तो जो उद्देशिका है उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इस प्रकार अगला जो है देखते हैं क्या है उद्देशिका में। अगला जो दिया गया है वो स्वतंत्रता, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी जिसमें जो पहली स्वतंत्रता है वो विचार की स्वतंत्रता है यानी थॉट, और दूसरा अभिव्यक्ति की जो है आज़ादी यानी एक्सप्रेशन। अगला है विश्वास यानी फेथ की आज़ादी मतलब कि धर्म की स्वतंत्रता, जिसमें कह सकते हैं जो अनुच्छेद मतलब कि 25 में दिया गया है। विश्वास यानी अनुच्छेद 25 में, और धर्म जो है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में दिया गया, और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है जो अनुच्छेद 25 में। ये तीनों जो है मतलब धर्म से संबंधित है, अपनी आइडियोलॉजी या विचारधारा से संबंधित है कि आप किसको मतलब कि मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं, किस विचारधारा को मानते हैं, किस भगवान को मानते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता है। आप किसी को भी मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य आपको किसी विशेष धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करता। इस प्रकार देखते हैं जो विचार की स्वतंत्रता है, यानी हमें अपने थॉट्स को मतलब रखने की या बोलने की जो आज़ादी है वो दी गई है, यानी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के खंड ए में दी गई है। इसी प्रकार अभिव्यक्ति की जो आज़ादी यानी बोलने की मतलब अपना मत अपना ओपिनियन रखने की जो आज़ादी है वो भी अनुच्छेद 19 के खंड 1 के ए में जो है समाहित की गई है।
इस प्रकार देखते हैं जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता जो है संविधान की प्रस्तावना में ही बता दी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात जो है करती है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना की स्वतंत्रता, इसमें अगला देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अगला क्या दिया गया। अगला जो है समता यानी क्षमता। समता का क्या अर्थ होगा इसको समझते हैं। समता दो प्रकार की समता की बात करती है। उद्देशिका यानी उद्देशिका में 2 प्रकार की समता की बात की गई, यानी प्रतिष्ठा, स्टेटस यानी हैसियत, यानी कि गरिमापूर्ण एक जीवन, उसकी बात जो इसमें की गई है वह अनुच्छेद 21 में समाहित, जिसको अनुच्छेद 21 में समाहित किया गया है। मतलब कि जो है एक लाइफ यानी प्रोटेक्शन, लाइफ मतलब लाइफ की जो प्रोटेक्शन दी गई है वो अनुच्छेद 21 में समाहित की गई है कि सभी व्यक्ति को प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया जाता है। इसको जो अनुच्छेद 21 में समाहित की गई है। दूसरी जो समता है यानी समानता, इक्वलिटी, इक्वलिटी का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समाहित किया गया है। यानी 14 से लेकर 18 तक में समाहित किया गया है। समता, तो भारतीय संविधान में 2 प्रकार की समता की बात करता है, जिसमें जो है मतलब कि प्रतिष्ठा यानी स्टेटस की बात करता है। दूसरा जो है समता यानी समता की बात करता है। यहाँ पे प्रतिष्ठा से मतलब ये है कि सभी व्यक्ति को एक मतलब कि नागरिक होने के नाते एक मतलब कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है दिया गया है। इस प्रकार जो है और इस अधिकार से किसी भी नागरिक को जो है वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अगला जो शब्द है वो देखते हैं, जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो अगला शब्द है वो व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। यानी व्यक्ति की गरिमा जो है वो अनुच्छेद 21 में समाहित है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह जो है एक गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके या व्यतीत करने का अधिकार है, और उससे उसको मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन जीने से किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो है वंचित नहीं कर सकता है। इस प्रकार जो है प्रस्तावना में जो अगला शब्द जो है बताया गया वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता। यानी मतलब कि जो भी भारत के नागरिक होंगे वे राष्ट्र की एकता और अखंडता को जो है किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। यहाँ पे जो अखंडता शब्द है ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसको संविधान के जो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 पारित करके अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अखंडता का मतलब ये है कि भारत को जो है एक यूनियन बनाया गया, यानी राज्यों का एक संघ बनाया गया। जो यूनियन होता है उससे किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं होता है। यानी कि जो भारत के राज्य हैं यदि वो चाहें कि भारत संघ से अलग हो जाएं तो वो अलग नहीं हो सकते, वो चाहे जितना प्रयास कर लें, क्योंकि भारत को जो है यूनियन बनाया गया, यानी राज्यों का एक संघ बनाया गया है, जो मतलब कि भारतीय मतलब कि गणराज्य से अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार अखंडता का जो है यह मतलब अखंडता का मतलब यही हुआ कि जो है भारत को मतलब तोड़ने की बात कोई नहीं कर सकता है, या भारत के जो राज्य हैं वो इससे अलग नहीं हो सकते हैं। अगला जो शब्द है बंधुता यानी भाईचारा, यानी आपस में जो है लोग मतलब कि मानवता का व्यवहार करेंगे और भाईचारा बना के और मिलजुल कर जो है सभी भारतीय एक साथ रहेंगे। बंधुता यानी भाईचारा। दृढ़ संकल्प यानी अगला शब्द जो है देखते हैं वो दृढ़ संकल्प, यानी कि दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरे मनोयोग से इस संविधान का जो है पालन करेंगे, पूरी मतलब इस संविधान का पालन करेंगे। जो संविधान का जो अगला शब्द है वो है अपनी इस संविधान सभा में, यानी अपनी इस संविधान सभा में, इसका मतलब यह हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान का निर्माण हो गया
तो इसको जो है संविधान सभा द्वारा जो है मतलब कि एडॉप्ट मतलब स्वीकार किया गया, यानी कि भारत की जनता द्वारा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि जो संविधान सभा थी वहाँ पे जनता के प्रतिनिधि ही थे, तो ये माना जाएगा कि भारत की जनता ने संविधान को जो है स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुछ और इम्पोर्टेंस चीज़ें देखते हैं, जैसे कि संविधान का निर्माण अगर जो है पूछा जाता तो 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हो गया। और जो है संविधान पे अंतिम रूप से जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे, और कुल 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार जो है आगे देखते हैं, जो प्रस्तावना में लास्ट जो है क्या दिया गया है कि वही संविधान को मतलब कि अंगीकृत अधिनियमित आत्मा अर्पित करते हैं। इस प्रकार जो है भारत के लोगों ने भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया या अपने ऊपर लागू किया गया। अब एक बार देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके मतलब कि सभी शब्दों की व्याख्या जो है करने का यहाँ पे मैंने प्रयास किया, और मैं बहुत ही संक्षिप्त में समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रस्तावना जो है का जो है मतलब कि सारे शब्दों का अर्थ जो है मैंने बताया या बताने का प्रयास किया जो है।